कॉन्सेप्ट है वो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे आपने किसी पे फोर्स लगाया, सो योर मास विल नॉट बी इंक्लूडेड। या इंजन किसी पे फोर्स लगा रही तो इंजन क्या है, एक एजेंसी है। तो अगर इंजन किसी चीज़ पे फोर्स लगा रही है तो हमें ये मालूम है कि F इज इक्वल्स टू ma, और जिस पर फोर्स अप्लाई है तो ये इंजन है। तो इंजन अगर फोर्स लगाएगी तो जिसको वो पुल कर रही है उनके मास लिए जा सकते हैं। ये शंटेड अलग अलग वैगन्स है जो आपस में जुड़े हैं। शंटिंग का मतलब है जुड़े हैं। तो इसने इतना फोर्स लगाया, तो अब अगर ये इंजन है तो वो बुक में पहले पढ़ो कि क्या लिखा है। हमारी नई बुक तो नहीं है, हमारी ओल्ड है। आप पढ़ो कि कौन अप्लाई कर रहा है फोर्स, क्या लिख रहा है बताओ। नई बुक में क्या लिखा है? क्या इंजन इज अप्लाइंग फोर्स? सो जो कॉन्सेप्ट है कि इफ समथिंग द एजेंसी हु इज अप्लाइंग फोर्स इज द मास इंक्लूडेड ऑफ इट, नो, वो उतने से खींच रही है। अब जो मास होगा उसका वो एक्सीलरेशन होगा। तो हम जैसे अपना फोर्स नहीं इंक्लूड करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट फिर आगे चल के नुकसान देगा आपको। अगर मैं आपको ये सिखा दूं तो क्वेश्चन एक गलत करना ठीक है, लेकिन 11th-12th की पूरी फिजिक्स पढ़ी है और अभी तक ऐसा चलता आया 25 साल से। अभी इन्होंने पता नहीं क्यों चेंज कर दिया, या तो क्वेश्चन चेंज कर दे। किसी की नई बुक है क्या? तो ऐसा वो मीनिंगलेस होगा अगर मैं आपको करवा दूँ कि आंसर लाने के लिए करवा दूँ। समझ में आया कि नहीं? उसको मैंने बहुत सारे साइट में देखा है और वैसे भी कहीं पर भी मतलब BSc फिजिक्स तो मैं वहाँ तक तो कहीं ऐसा तो इसलिए ऐसे ही चला। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन दिए कितने आगे के, तो कहीं आपने उसका फोर्स वाली जैसे का मास किया है जो पुल्ड है उसी का ही कर देते हो कि नहीं? ये नई बुक है ना, तो इसमें क्या लिखा है? इंजन लगा रहा है फोर्स, वही है वो। ऐसे ये ठीक है, ये कंफ्यूजिंग के लिए दिया है कि बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसलिए कि उसे कहीं जोड़ बैठे तो आंसर गलत कर दिया जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो एज इंजन इज अप्लाइंग फोर्स, सो मास ऑफ इंजन शुड नॉट बी इंक्लूडेड। इसलिए उसका इंजन का मास नहीं लेना पड़ेगा। तो पुल कर रहा है उसके आगे का लो। ओके, हाँ, 2 क्वेश्चन लास्ट, 2 बचे हुए हैं ना। हैं? और मस्कुलर वाला तो हमने पूछ लिया था, उसके आगे के अभी कनेक्टिव और नर्वस बचे हैं ना, वो भी पूछ लिए थे ना। दैट इज कार्डियक मसल पूछे थे कि नहीं? कार्डियक के हमने डिफरेंसेस पूछ लिए थे, तो इसलिए यही दोनों आएंगे। कनेक्टिव के सब आ जाएंगे, जैसे मैं टेंडन लिगामेंट का अंतर हो गया। RBC WBC पे भी पूछा जाता है क्वेश्चन आपका। हाँ, ये आता है, अलग अलग नोट आते हैं। और एक डिफरेंस किसका था? टेंडन लिगामेंट का था और कार्टिलेज, ये दोनों भी आते हैं। ये एग्जाम इससे इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखें। नाउ next question. So as engine is applying force, तो ये एक एजेंसी हो गई जो फोर्स अप्लाई कर रही है, वो एक एजेंसी है। सो इट्स मास शुड नॉट बी इंक्लूडेड, नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है, इन F इज इक्वल्स टू ma, यानी सेकंड लॉ ऑफ मोशन में मुझे इंजन का मास नहीं इंक्लूड करना है। और जो एक्सीलरेशन आएगा वो कितना आ जाएगा? F की जगह क्या है बताओ? क्या मैंने 3500 लगवाया था कि नहीं? 5000 कम कर दिया था। फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन कहाँ था बताओ? ये इधर खींच रहा है और फ्रिक्शन पीछे है, तो 5000 न्यूटन का, तो वो माइनस क्या है? और इसका फोर्स कितना था? 40,000 न्यूटन। तो नेट कितना हो गया? अब 5 वैगन का कितना हो गया बताइए? 10,000 kg इंटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? 35, और फिर ये कितना हो जाएगा? ये 3 0 से कट गया और 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जितनी भी ओल्ड बुक्स हैं उसमें यही आंसर है और यही होना भी चाहिए। तो अगर किसी की ओल्ड है तो आप देख लो, हमारे में भी 3.5 है।
न्यू बुक्स में बदल दिया है, पता नहीं क्यों। चलो ओके, तो अब नेक्स्ट देखो, 8th क्वेश्चन देखिए। 8th क्वेश्चन क्या है? एक ऑटोमोबाइल व्हीकल का मास इतना है, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन व्हीकल एंड रोड। अगर इसको नेगेटिव एक्सीलरेशन, इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद ए नेगेटिव एक्सीलरेशन ऑफ दिस। बहुत आसान क्वेश्चन है कि एक व्हीकल है और वो आगे जा रही है, तो अमन, क्या आप बता सकते हो कि हर सेकंड इसकी स्पीड कितनी कम होती जा रही है? पर सेकंड इतनी कम होती जा रही है, पर सेकंड स्क्वायर तो एक्सीलरेशन है, और हर सेकंड कितनी कम हो रही है? 7 मीटर पर सेकंड। स्पीड इज डिक्रीजिंग एवरी सेकंड, तो वो जो एवरी सेकंड है पर सेकंड वो फिर से ऊपर आगे सेकंड बना देगा। इसकी स्पीड घट रही तो रुक जाएगी, यानी इसका इंजन स्टॉप होगा। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। अगर इसका इंजन रुक गया है और इस मोटर वैन में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो अब वो कह रहा है कि इसकी गाड़ी खराब हो गई है, अब ये हर पल धीमी होती जा रही है। तो कितना धीमी होती जा रही है? 7 मीटर पर सेकंड धीमी होती जा रही है। तो इस फ्रिक्शन फोर्स की क्या वैल्यू? सिंपली F इज इक्वल टू m लगा, F इज इक्वल टू ma। मास कितना है कनिष्का चौहान? 1500। देखो दूसरी चीज अगर तुम बता दोगी तो हम मान लेंगे तुम टैलेंटेड हो। ए कितना है? 1.7। वो बता दिया देविका, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रिटार्डेशन है ना। सही बात है कि नहीं? क्योंकि निगेटिव एक्सीलरेशन, इसलिए निगेटिव लगाना जरूरी है कि नहीं? अब मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 7 जा, तो 5 लिख के 10 कैरी कर लो, 15 1 जा 15, और 15 10 25, और 2 0 लगा दो और 1 के पहले डेसिमल। तो इतना निगेटिव न्यूटन फोर्स रखना चाहिए। तो हाउ मच फ्रिक्शन शुड बी देयर बिटवीन व्हीकल एंड ग्राउंड, सो दैट इसकी स्पीड इतनी कम होती चली जाए। समझ आ गई बात कि नहीं? तो दैट इज द नेगेटिव फोर्स या रिटार्डिंग फोर्स। जिसे नेगेटिव फोर्स ना लिखना, उसे क्या लिख सकते हैं कि रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 2550 न्यूटन इज रिक्वायर्ड, जो उसे रोक सके। 9th क्वेश्चन देखें। What is the momentum of an object of mass m moving with velocity? क्या आंसर हो सकता है? mv 10. Using a horizontal force of this, we intend to move a wooden cabinet across a floor with constant velocity. तो अगर मान लो what is the friction force that is exerted, हमने किसी कैबिनेट पर कुछ फोर्स लगाया और हम इसे एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करना चाहते हैं। हमने इस पर 200 न्यूटन का फोर्स लगा दिया और ये v स्पीड से जा रही है, एक ही स्पीड से। तो दिव्या, क्या तुम बता सकती हो कि इस पर कितना फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है? अगर ये इसी कांस्टेंट स्पीड से जा रही तो कितना फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है? बोलो। 200, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी फोर्स होगा तो वो इसको एक्सीलरेट ही करेगी, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अगर नेट 0 हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये एक ही स्पीड से मूव करती रहेगी। बात समझ आ गई कि नहीं? तो 200, मान लो आपने उसको एक वेलोसिटी दे दी, अब उसके आगे आपको उतना ही फोर्स लगाना है जितना फ्रिक्शन। समझ में आ गई बात की? या जितना तुम फोर्स लगाओगे उतना ही फ्रिक्शन हो जाएगा। फ्रिक्शन रीचेस टू ए मैक्सिमम वैल्यू, और फिर उसके बाद थोड़ा सा गिरता है और फिर वो काइनेटिक फ्रिक्शन में आ जाता है। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू उतना ही अगर लगाओगे तो वो एक स्पीड से जाएगी। ये तो हमने बताया था ना ग्राफ से, काइनेटिक फ्रिक्शन की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, उतना ही आप। तो अगर मान लो 200 न्यूटन लगाने पे वो एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो बोलो उसमें फ्रिक्शन कितना हुआ? 200 न्यूटन, क्योंकि नेट फोर्स अगर 0 है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो जो चीज़ जिस स्पीड से चल रही है वो उसी स्पीड से चलती रहेगी। और नहीं तो अगर तुमने थोड़ा भी फोर्स बचा लिया, तुमने अगर बोल दिया 190 न्यूटन,
तो ऐसे केस में 10 न्यूटन आगे लग जाएगा, तो क्या वो उसी स्पीड से चल पाएगी? अगर फोर्स लगेगा तो एफ इज इक्वल्स टू एम ए क्या बताता है कि एक्सीलरेशन होगा। फोर्स होगा तो एक्सीलरेशन तो होगा, नहीं तो फर्स्ट लॉ का वाइलेशन ही हो जाएगा, सेकंड का भी वाइलेशन हो जाएगा। तो इसलिए क्या होना चाहिए, कितना फ्रिक्शन होना चाहिए? जितना फोर्स होगा उतना ही होना चाहिए अगर एक स्पीड से मूव करना चाहते हो। सो फ्रिक्शन फोर्स कितना होना चाहिए? फोर्स शुड बी 200 न्यूटन। अब जरा फिर से देखो, एफ नेट क्या हुआ? एफ एक्सटर्नल और प्लस फ्रिक्शनल फोर्स। बोलो बात समझ में आ गई? अच्छा, एफ नेट क्या चाहिए? अगर तुम्हें हमने एक बार सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ करवाया था कि नहीं, एफ नेट को क्या होना चाहिए? 0, तभी तो यू वी के इक्वल होगा। और ये कितना है बताओ? 200 न्यूटन। तो एफ कितना हुआ? -200 न्यूटन। अगर आप सॉल्व करके दिखाना चाहते हैं तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन ये कभी कभी क्या होगा कि टीचर पे डिस्प्लीजर हो जाएगा, कहेंगे कि ये बच्चा रिफाइंड नहीं है, इसको कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो ऐसी स्थिति में ये करना ज़्यादा ठीक रहेगा कि नेट 0 होगा तो वी यू के इक्वल हो जाता है कि नहीं। तो ये ऐसा कर दिया तो, लेकिन कोई भी फोर्स नेट क्या होता है, इस पर क्या एक अब एक्सटर्नल फोर्स और एक फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, यही तो एफ एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल फोर्स और प्लस फ्रिक्शन फोर्स, यही नेट फोर्स है। तो 0 नेट फोर्स रहेगा तो जो चीज़ अगर चल रही है तो चलती रहेगी और रुकी है तो रुकी रहेगी। तो वही किया कि नहीं? बोलो आगे देखो। सो अब देखिए 11th आपके सिलेबस में नहीं है, इसके आगे भी कुछ क्वेश्चन ही आपके 11th तो नहीं है। गलत देखें, will probably not pursue justified that too। गलत है। मान लीजिए कि अगर 11th में है कि मान लीजिए कि दो चीजें आपस में टकराती हैं, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। तो टकराने के बाद दोनों की अलग अलग स्पीड क्या होगी? सर वो नेट फोर्स 0 होने पे क्या इक्वल होगा, समझ नहीं आया। हाँ, नेट फोर्स, अगर नेट फोर्स 0 हो गया तो बोलो एफ नेट और क्या होता है? एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर ये 0 कर दिया जाए तो ए क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। तो t उधर चला जाएगा, ये डिडक्शन तो आपसे करवाया जा चुका है। तो v माइनस यू, तो ये 0 हो गया एंड दैट इज v माइनस यू। तो v किसके इक्वल? तभी तो कोई चीज़ अपनी स्पीड से चल सकती है। तो वो यहाँ लगाएंगे। सही है, ये कराया है ना हमने आपसे, इस सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ। अब देखो 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन में एक लड़का ट्रक को धक्का दे रहा है और फिर अपने दोस्त को समझा रहा है कि देखो एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं इक्वल और अपोजिट होते हैं। तो हमने फोर्स लगाया और ट्रक ने, और दोनों कैंसिल हो गए, तभी तो ट्रक नहीं चल रहा है। तो क्या उसकी ये बात सही है कि वो गलत समझा रहा है अपने दोस्त को? तो वो गलत फिजिक्स पढ़ा रहा, क्योंकि हल्की चीज़ को तुम धक्का दोगे तो चल जाएगी, और वो ट्रक में जस्टिफिकेशन दे रहा है कैंसिल हो गए। सो हिज जस्टिफिकेशन इज रॉन्ग बिकॉज एक्शन and reaction forces are acting on different objects and they are never getting cancelled as he is supplying less force। मतलब वो क्या है कि काइनेटिक फ्रिक्शन जितना होना चाहिए या मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन उससे कम ही फोर्स वो अप्लाई कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो ट्रक को नहीं चला पा रहा है। तो हिज फोर्स इज इनसफिशिएंट। इतनी सारी चीज़ आपको नोएल बोल के दिखाएंगे। बोलिए बेटा। It is wrong because the man is applying less force than maximum limiting। आप बोलो दिव्या। So his justification is wrong because action and reaction force is act on different object and they do not cancel out। As his force is lesser than जो भी है लिमिटिंग फ्रिक्शन, सो द ऑब्जेक्ट है। तुम कैसे समझ लेती हो? ये नहीं समझ पाती। तुम तेज हो इससे क्या हो सकता है?
ये एक एक नंबर ला रही कल के दोनों टेस्ट में। देखो बहुत अच्छा बताया तुमने, पूरे का पूरा वैसे ही बता दिया। तो तुम क्या खाती हो बताओ, वो भी वो खाने लग जाए। जो भी अच्छा जो खाएगा, तो घोड़ा चना खाता है, गाय घास खाती है, घोड़ा देखो कितना तेज होता है कि नहीं। अब देखो, और गाय दूध देती है। मिड पॉइंट थ्योरम भी आएगी नहीं, वो भी करेंगे। ये बताइए कि ट्रक क्यों नहीं मूव की? इंटर पार्टिकल बॉन्डिंग, बोलो फिर से बोलो, पूरी बात बोलो। वो उसके पार्टिकल्स और आर्टिकल बोलो आप लोग, फिर से बोलो जिससे नोएल बोल सके। हाँ, अच्छी तरह समझा के बोलो। हाँ, एंड एक्शन और रिएक्शन की जो उसने जस्टिफिकेशन दिया, क्या वो ठीक था? नहीं। तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, मान लीजिए ये एक ट्रक है और ये पूरा ऊपर तक ओवरलोडेड है और इस तरीके से, और यहाँ पर कोई ड्राइवर नहीं बैठा है, तो ये बच्चा सोच रहा है कि मैं इसको ये धक्का दे के मूव कराना चाहता है, लेकिन इसके तो पसीने गिर रहे हैं और ये मूव ही नहीं कर रहा है। तो ये जस्टिफिकेशन क्या दे रहा है कि एक्शन एंड इसने इस पर क्या किया, एक्शन ऑफ ट्रक ने इस पर क्या किया, तो क्या वो सेम ऑब्जेक्ट पे है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे? तो एक्शन एंड रिएक्शंस आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, सो दे नेवर गेट कैंसल्ड। वो अपने बगल वाले व्यक्ति को समझा रहा था कि मान लीजिए यहाँ पर ये एक स्कूल का स्टूडेंट है, तो वो ध्यान से देख रहा था कि ये क्या कर रहा है, तो फिर ये इसको समझा रहा है, बेटा जो होता है एक्शन और रिएक्शन ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, इसीलिए तो नहीं चल रहा है। तो गलत समझा रहा है कि नहीं? नाउ सो एक्शन एंड रिएक्शन, पर 11th वाला नहीं है हमारे कोर्स में, दो ऑब्जेक्ट्स की टक्कर वाला क्वेश्चन हमारे में। तो ये कौन सा नंबरिंग गलत हो गई, फिर हमें फिर नई बुक दो, कुछ क्वेश्चन इधर उधर कर दिए गए। कोई ये ले लो, कोई नई वाली बुक जिसके पास दो चल, तो इसका मतलब है 11th है ये ना, तभी नोएल नहीं बता रहे थे हम, सोचे कि नोएल क्यों नहीं बता रही हैं। सो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में, सो दे नेवर गेट कैंसल, get cancelled, hence his justification is wrong। वो गलत फिजिक्स पढ़ा रहा है इस बच्चे को, इसका करियर खराब कर देगा। hence his justification is wrong, correct थोड़ी ना है, is incorrect हो गया। अब देखें, अब वो कितना अच्छा सेंटेंस सुहाना ने बोला कि his applied force is lesser than the, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन। पहले तो लिमिटिंग तक तुम्हें पहुंचना पड़ेगा, उसके बीच की इंटरलॉकिंग तोड़नी पड़ेगी दोनों चीजों की, तब टूट जाएगी, तब फिर काइनेटिक आएगा कि नहीं। लिमिटिंग तक तो तुम्हें लगाना ही है। तो इस तरीके से as his applied force is lesser than the limiting friction, so a truck has not moved। तुम्हारा भाई भी बहुत तेज था, क्या नाम था भाई का, क्या नाम है? समीर भी सेकंड आता रहता है क्लास। सो
तुम तो फर्स्ट आती हो. लिमिटिव सो द लिमिटिव क्लॉज सो ट्रक हैज नॉट मूव्ड. चलो अगला क्वेश्चन. अभी भैया क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. देखिए 12th क्वेश्चन. ए हॉकी बॉल है इज ट्रेवलिंग एट 10 मीटर is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity. ये देखो एक हॉकी बॉल गई. अच्छा वो कितनी स्पीड से गई बताओ? 10 मीटर पर सेकंड. और ये किससे टकराई? और फिर ये वापस लौट आई. वापस किससे लौटी? 5 मीटर पर सेकंड. 5 मीटर. तो अब चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो इसकी स्पीड हमें कैसी लेनी पड़ेगी? नेगेटिव लेनी पड़ेगी. इसका मास क्या है? 200 ग्राम. तो कह रहा है कि चेंज इन मोमेंटम निकालो. यदि चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया तो फोर्स भी निकाल सकते हो. तो हमें सिर्फ कहा गया चेंज इन मोमेंटम निकालो. तो बताओ चेंज इन मोमेंटम मास इक्वल मोमेंटम इज इक्वल टू से या क्या होता है फार्मूला? मास इनटू ये बताएंगे नहीं से. आप बोलो. चेंज इन मोमेंटम विषय. हाँ P final subtracted by P initial upon सही. अपोन क्यों लगाती हो? रेट पूछ रहा हूँ क्या? दैट इज P फाइनल माइनस दैट इज MV माइनस MU. सही है. M अगर कॉमन ले लिया जाए तो V माइनस U. मास 200 ग्राम है लेकिन अगर हम इसे केजी में बदलें दिशिता तो बोलो 200 ग्राम को कैसे? 0.5. ये सही बता दिया इन्होंने कि 0.2. तो तुम्हें कैसे इतनी जल्दी पता चल जाएगा? और लोग 0.5 बोल रहे हैं सर मैंने 0.5 बोला. है ना. और तुमने 0.2 कैसे पकड़ लिया? मैंने बोला हाँ. उसने 0.5 बोला. अच्छा कोई बात नहीं. तो दैट इज फाइनल वेलोसिटी कितनी है? -5. और इनिशियल कितनी है? 10. सही है. देखो मास हो गया. फाइनल वेलोसिटी कितनी है? -5. और इनिशियल कितनी है? 10. तो यही तो रेट ऑफ ये चेंज इन मोमेंटम हुआ सिर्फ. तो देखो जैसा कि नोएल ने बताया कि 0.2 kg और -5 और -10 तो -15 कितना हो गया? 15 2 जा 30. इसके आगे यहाँ यूनिट क्या लिखे कनिष्का चौहान? मीटर पर सेकंड. स्क्वायर क्यों लिखना? रेट निकाला है क्या? बस मोमेंटम की यूनिट बताओ. टाइम से तो डिवाइड नहीं किया. kg मीटर पर सेकंड. ओके नाउ आप 8th क्वेश्चन करें, 10th करें, 11th और 12th करें. देख लो ये न्यू बुक का बताना और ओल्ड बुक में बताओ. ओल्ड में कौन कौन सा है? 8th 10th 12th और 13th. ये ओल्ड बुक है.
लो देखो क्वेश्चन नंबर 13 says that a stationary block है सर क्वेश्चन नंबर 13 कुछ और 13 है जो भी हो नई बुक में 13 है सर नई बुक की बात करें एक स्टेशनरी ब्लॉक ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रैवलिंग और जेंटली विद ए वेलोसिटी इट्स टाइप से स्टेशनरी ब्लॉक है नहीं। तो जब ये इसका मास कितना है एक मिनट ले रहा हूँ 10 ग्राम है और इसकी स्पीड कितनी है 150 मीटर पर सेकंड। जब ये इसके अंदर जाता है तो अंदर जाके ये पूरा इसको खोद डालता है और यहाँ जाके रुक जाता है, यानी एक बुलेट घुस गया तो इसके अंदर पूरा अंदर तक चला जाएगा कि नहीं। तो कितने अंदर तक गया बताओ उस लकड़ी के टुकड़े के अंदर, ऐसा नहीं बताया क्या, लेकिन इतना तो बता दिया है कि 0.03 सेकंड बाद ये रुक जाता है। ठीक है, तो sticks and ये and comes to rest. So calculate the distance of penetration. ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है। So v is equals to 0 मीटर पर सेकंड और जबकि u कितनी है तो अब हमें क्या एक्सीलरेशन निकाल लेना चाहिए। So एक्सीलरेशन क्या होता है बताओ, v माइनस u अपॉन टी। श्रेया v कितना है, नोएल v क्या है 0, सर 0 वो बता दिया लोगों ने। u कितना, तुम u बताओ। सर बात और t कितना है, 6 जो भी हो वो बताएं। 6 अब हमें पता नहीं किस क्वेश्चन से देख के बोल रहा है, श्रेया ने बोला माइनस 150 और 0.03 में 3 लिखो तो यहाँ कितना लिख दो, 3 से कट करो तो 50, तो अब ये हो जाएगा माइनस और 30, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ, ये तो एक्सीलरेशन हो गया। ठीक है, तो फोर्स कितना हो गया, ये इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वास्तव में जो इसे रोक रहा है लकड़ी से। तो फोर्स क्या होता है बताओ, एम ए लिखना तो सेकंड ऑफ मोशन लिखना, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये चीज नहीं तो समझ में आई, इसलिए हम क्या कर रहे हो, आपको कुमकुम समझ में आया तो समझो इस चीज को, लाइए जमा कर दिया सबने। हाँ ला देखो, एक बुलेट इसमें गई और फाइनली वो रुक गई, उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी 150 मीटर पर सेकंड, फाइनल कितनी हो गई अगर रुक गई तो। श्रेया देखो बेटा, फाइनल कितनी हो गई 0, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, क्या यही एक्सीलरेशन होता है। तो आपको v की जगह क्या बोलना चाहिए था, और 0, और इनिशियल कितनी थी जब वो उसमें टकराने से पहले 150, कितनी देर में रुकी, तो ये तीनों चीज लिख दी, डेसिमल हटाया, डेसिमल हटा के ऊपर 100 बढ़ा दिया, -50 हुआ, और -50 का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा -5000। और बोलो F इज इक्वल टू एम ए है, तो मास उसका कितना होगा बताओ। 20 ग्राम को आप बदल सकती हैं क्या केजी में, 0.01 ठीक है, तो 10 ग्राम है तो लिखो 10/1000, ऐसा करने से क्या ये केजी बन जाएगा। और एक्सीलरेशन कितना है, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 3 0 तो यही 3 0 से कट गए, ठीक है, सही है। और अब बताओ तो -50 न्यूटन, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलो या न्यूटन बोलो एक ही बात है, क्योंकि वास्तव में एम ए से ही तो न्यूटन की यूनिट बनी है। आप फोर्स के दोनों में से कोई भी यूनिट लिख सकते हैं, न्यूटन अधिक चलन में है। सो दिस मच फ्रिक्शन फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द बुलेट। फ्रिक्शन अब वो लिख दो, जब फ्रिक्शन लिखोगे तो फिर पॉजिटिव लिख देना, है तो निगेटिव ही होता। एनी रिटार्डिंग फोर्स इज निगेटिव, चाहे ड्रैग फोर्स हो, फ्रिक्शन फोर्स हो,
लिखते समय लिख देंगे जब फ्रिक्शन लिखेंगे. सो दिस मच 50 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग हैड एक्टेड ऑन बुलेट. 50 frictional force had acted on bullet. Now, अब हम देखेंगे ये लो, अब वही बुक दे दो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम. बाकी के सब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. नहीं सर. और कौन सा बताओ, बता दें. देखो जो टक्कर वाले हैं वो सारे वैसे ही हैं. अब मैं देख लेता हूँ, अगर आप कहें फिर से देख लेता हूँ. सर 16 वाला. 60 देता हूँ. इनिशियल एंड फाइनल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. सर 17 वो वाला. वो 7 अलग है क्वेश्चन आपकी बुक में. The वो एक 17. अक्षर और फिर वाला क्वेश्चन. The last question. बताओ कौन कौन सा, 18. कौन कौन सा बताओ. सर आप The पुरानी में 17. अंदर वाला तो नहीं करवा सकते क्योंकि वो मोमेंटम का है. ये वाली के बारे में. मोमेंटम लाएंगे कि नहीं आप सर पुराने बुक में 11 हाँ, हटा दिया. चलो उसको जितना हो सकता करा दें. लाओ तुम क्वेश्चन का शुरुआती वर्ड बोलो तो मैं कराऊं. अक्षर के लिए अक्टर वाला और उसके ऊपर वाला भी. कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सेम फोर्स. है. अच्छा अक्षर ऑब्जेक्ट ऑफ चला छोड़ो. रुक जा. ट्रैवलिंग 15 छोड़ दिया, 16 करो. अब हमारी बुक में 16 आप क्वेश्चन भी डालेंगे. हमारे बुक में 16 है. सुनो, अब ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली विद वेलोसिटी. ठीक है, 100 kg का मास है और बोलो 100 kg का मास कितने से कितने पे एक्सीलरेट कर रहा है. 5 मीटर पर सेकंड शुरू में इसकी वेलोसिटी थी और बोलो लास्ट में तो 100 kg का 8 मीटर पर सेकंड हो गई. ऐसा कितने सेकंड में हुआ? 6 सेकंड में. तो इसका इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम बताना है 6 सेकंड में. टाइम इज इक्वल टू. तो अब जरा देखो इनिशियल मोमेंटम नोएल बोलो क्या फार्मूला लगाएं बताइए अरविंद. लेकिन हम MU लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर फिर V भी लगाना पड़ेगा ना. 100 into 5 तो कितना हो गया 500 kg मीटर पर सेकंड. अब देखो फाइनल मोमेंटम श्रेया अब तो बता दो. बोलो PF का फार्मूला बता दो. MV तो 100 into 8 so this is 800 kg मीटर पर सेकंड. तो ये इनिशियल मोमेंटम हो गया, ये फाइनल मोमेंटम हो गया. और अब क्या कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड. तो बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या कहते हैं? क्या फोर्स कहते हैं? तो हम लोगों ने एक चीज बताई थी कि PF माइनस VI/T क्योंकि चेंज इन मोमेंटम अपन ने ये लिखा था कि नहीं. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट हो गया, टाइम से डिवाइड कर दो तो पर सेकंड में कितना चेंज हो रहा है. इसमें नोएल वैल्यू फीड करो. तुम बेसिक चीजें आज नहीं बता रहे ना. PF हो गया 800 kg मीटर पर 800 और U हो जाएगा 500/6. सही है. अब देखो 300/6 तो कितना हो गया 50 न्यूटन. तो चेंज मतलब फोर्स कितना एक्ट कर रहा है इस पर 50 न्यूटन का फोर्स इस पर एक्ट कर रहा है. ओके नाउ आप लोग 15th और 16th क्वेश्चन करें. अब यही दोनों क्वेश्चन है, आप देख लो आपकी बुक में जो भी हो पहचान लेना वही करना. ये क्वेश्चन की शुरुआत है एक बुलेट और दूसरे की है एन ऑब्जेक्ट. एक बुलेट है और एन ऑब्जेक्ट वाला. वो कौन सा क्वेश्चन है? 100 किलो वाले मासा करना
चलो देख लो जो कराया है, आपको क्वेश्चन तो पता है ना। बुलेट लकड़ी में टकरा के रुक जाती है। हाँ, ठीक है वही कर। इसी के में 40 में फिर इसके बाद अख्तर वाला भी करवा लेते हैं। अख्तर नोएल कौन कौन है? अख्तर किरण राहुल। नोएल ट्रक चला रही होती है, एक मच्छर आ जाता है, उससे चिपक जाता मर जाता। आता होगा तो चला लेती होगी। 17th क्वेश्चन। अख्तर, किरण एंड राहुल आर राइडिंग इन ए मोटर कार दैट वाज मूविंग विद हाई वेलोसिटी। वो लोग कार में जा रहे हैं और एक्सप्रेसवे, जहाँ पर उनकी कार में क्या चीज़ है, उनके विंडशील्ड पर कोई इंसेक्ट चिपक जाता है, ठीक है। सो दे आर इन ए कार, ओके। तो तीन लोग इसमें बैठे हैं, आगे एक अख्तर बैठा है और 3 लोग बैठे हैं, आगे पीछे किसी। गाड़ी टोयोटा। ठीक है, अब देखो तो अब इनके गाड़ी के आगे एक मच्छर टकराता है, चिपक जाता है और उसकी उस दुर्घटना में मौत हो जाती है ना। तो अब ये लोग तीनों बहुत बड़े बड़े फिजिशियन हैं, तो ये लोग अब उसमें दिमाग लगाने लगते हैं कि क्या बात हुई है और उसकी क्यों डेथ हुई, ठीक है। सो अख्तर, किरण एंड राहुल, और इसमें ये मच्छर चिपका हुआ है, मर गया। नाउ तो दैट इज विंडशील्ड एंड गॉट स्ट्रक। इसी में क्या होता है, वो चिपक जाता है और when the insect hit the windshield and got stuck, Akhtar and Kiran started pondering over the situation. ये दोनों खुफिया हैं और वो सिचुएशन का पता लगाते हैं, खोजबीन करते हैं। So now Kiran suggested that the insect suffered a greater change in momentum as compared to change in momentum of motor car. तो ये कहती है किरण कि ये बोल रही है कि चूंकि किरण बोलती है कि मच्छर, द मॉस्किटो हैज सफर्ड ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम देन द चेंज इन मोमेंटम ऑफ कार। मान लीजिए जैसे दो चीजें टकराती हैं, समझ में आई बात की नहीं, तो फोर्स आपने किसी पे लगाया तो आप पे भी फोर्स लगा क्या। तो वास्तव में जैसे अगर दो बॉल टकराई तो दो बॉल पहले दूर दूर थी और फिर वे आपस में क्या हुई, बोलो, टकरा गई। तो टकराने से अब ये वाली बॉल टकरा के मान लीजिए इधर आने लगी और दूसरी वाली किधर जाने लगी, इधर जाने लगी। तो ये ए बॉल है, ये अगर यू स्पीड से चल रही थी या u1 से और फिर इसकी v1 हो गई और ये u2 से चल रही थी, इसकी कितनी हो गई v2, और इनके मासेस m1 है और m2। तो m1 और m2 इनके बीच जो टक्कर हुई उसमें t टाइम लगा। तो अब अगर मैं कहूँ a वाली में कितना चेंज आया होगा, ए पे देखो तो बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होता है, दैट इज ए पे, तो दैट इज फोर्स ऑन ए और बाई बी किसने लगाया होगा, बोलो, ऑन ए। ये बी नहीं तो फोर्स लगाया होगा तभी तो इस पे चेंज आया। तो वो कितना होगा बताओ कि m
फाइनल मोमेंटम और माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना बोलो, m1 u1, और टक्कर का टाइम क्या है, t। अच्छा बताओ b में कितना चेंज आया हो, तो फोर्स ऑन b बाई a इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ, भाई जिसका जितना चेंज इन मोमेंटम होगा, आप कहीं जा रहे हो, आपको पता चला टक्कर बड़ी तेज टक्कर थी, बहुत फोर्स लगा है मेरे, तो बोलते हो कि नहीं, क्योंकि आप टकरा के वापस आए, किसी ने मारा वहाँ जाके गिरे, तो बहुत चेंज मोमेंटम हुआ, काफ़ी फोर्स था उसमें, ऐसे बोलते हो कि नहीं, तारीफ करते हो कि नहीं। तो अब बी पर, तो फोर्स ऑन बी बाई ये क्या हुआ, दैट इज m2 v2 और माइनस m2 u1 u2, मतलब v2 u2 लिया जाएगा कि नहीं इसी का, और अपॉन t। क्या तुम्हें इस बात की जानकारी है कि बाई थर्ड लॉ ऑफ मोशन इफ टू ऑब्जेक्ट्स एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे बोलो, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, क्योंकि एक एक्शन है और ये रिएक्शन है, इक्वल भी है और अपोजिट भी है। इसकी जगह क्या लिख दें बताओ, m1 माइनस m1 u1 बाई टी, और इसकी जगह क्या लिखते हैं बोलो, m2 v2 माइनस अपॉन टी, बोलो सही है। क्या दोनों में टक्कर उतनी ही देर के लिए हुई, तो टी और टी कट गया, क्योंकि टाइम ऑफ कोलिजन तो सेम रहा, माइनस को अंदर ले जाओ इसके, तो क्या होगा बोलो, m2 v2 और प्लस m2 u2, बोलो सही है, इसको माइनस कर दो, इसको प्लस को। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है, प्लस वाली प्लस रहने दो, माइनस वाली उधर प्लस कर दो, तो बोलो क्या हो जाएगा, m1 v1 और प्लस m2 v2, और ये क्या हुआ, m2 u2 है और इसको भी यहाँ ले आओ, तो m1 u1। जरा तुम बताओ जब इनकी टक्कर नहीं हुई थी तब इनका मोमेंटम क्या था बोलो, इनिशियल मोमेंटम, टक्कर से पहले का, बिफोर कोलिजन कितना मोमेंटम था, टोटल मोमेंटम बताओ, दैट इज p इनिशियल, तो m1 u1 और प्लस m2 u2, ये टक्कर से पहले का कोलिजन, और बोलो टक्कर हो गई, अब बताओ इनका टोटल मोमेंटम, दैट इज m1 v1 और प्लस m2। क्या यहाँ देखने से आपको लगता है कि m1 v1 प्लस m2 v2 जो है m1 u1 प्लस m2 u2 के बराबर है, यानी ये क्या है, ये p फाइनल है इज इक्वल टू p इनिशियल। सो इसका मतलब है कि ड्यूरिंग कोलिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो डिलीटेड पोर्शन। अब आपको समझ में आ गया, अब हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे, फिर से समझो कि हमने इसके थर्ड लॉ लगाया, थर्ड लॉ से क्या किया बताओ, इसका अलग से चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया, इतनी बात समझ आई, इसका चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया, चूंकि हमको पता है थर्ड लॉ से कि क्या होता है बताओ, कि दैट इज फोर्स ऑन ए बाई बी इज इक्वल्स टू माइनस फोर्स ऑन बी, अपोजिट होंगे ना फोर्स, इसकी जगह इसकी वैल्यू रखे, इसकी जगह इसकी वैल्यू, चूंकि कोलिजन का टाइम तो सेम था तो टी हटा दिया और निगेटिव वैल्यू इधर ले आए और इसकी उधर ले गए, तो ये क्या है बताइए, ये फाइनल मोमेंटम लग रहा है कि नहीं, दोनों की फाइनल वेलोसिटी से, और ये दोनों की इनिशियल वेलोसिटी है, तो बोलो दैट इज टोटल, जिसके पास पुरानी बुक है वो देख ले, टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्या लिख दें बताओ, और यहाँ क्या लिख दें, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस चीज को आप नोट कर लो, ये सबसे काम की चीज है फिजिक्स में, ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है कि नहीं। इसके बेसिस पे सारे ये जो हमारा रॉकेट सफल हुआ या चंद्रयान, ये इसी पे हुआ है, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की उन्होंने छोटी छोटी चीज़ को ध्यान रखा, तो सही हो गया। अब जरा देखो
दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? सर कार्बन प्लस ओके, ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर दो चीजों में कोलिजन हो, टक्कर हो, तो टोटल मोमेंटम, समझा दें फिर से? यस आपकी मर्जी, वैसे है काम की चीज, हमने सिंपलेस्ट वे में आपको समझा दिया कि इसमें मतलब पहले ऑब्जेक्ट में जो फोर्स है ऑन है, तो वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर कर दिया, और जो सेकंड पे फोर्स है वो सेकंड के चेंज इन, दोनों को इक्वेट कर दिया कि नहीं? एक अगर एक्शन करेगा तो दूसरे से रिएक्शन नहीं आएगी, तो उन दोनों की वैल्यू डाल दी एक्शन रिएक्शन में। फोर्स तो जानती हो ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो वैल्यू डाल दी कि फाइनल माइनस इनिशियल फर्स्ट की, और ये फाइनल माइनस इनिशियल सेकंड की रेट ऑफ चेंज, और फिर जो कट गया तो आ गया कि नहीं? पूछना तो पूछ सकते हो। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का मतलब है दो बॉल आफ्टर कोलिजन। इसी चीज को रिपीट कर दो। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज खैर हम और से दूसरे करवाते हैं आपको। Total momentum of system before collision is equal to the total momentum of the system after collision. बस सही, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन। मोमेंटम। देखो इस चीज को, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। अच्छा, एक बात और बताओ दिव्या कि अगर टी कट गया है और मैं मान लो माइनस अंदर न ले जाऊं, यहाँ थोड़ी देर के लिए माइनस रखूं और यहाँ माइनस रखूं, तो क्या जो पहले में चेंज इन मोमेंटम है और दूसरी ऑब्जेक्ट में चेंज इन मोमेंटम है, क्या वे इक्वल होंगे? बोलो, माइनस का ही तो डिफरेंस है, बाकी तो इक्वल है ना, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है। तो क्या किरण का ये वक्तव्य आपके अनुसार सही है कि मच्छर में ज्यादा चेंज इन मोमेंटम हुआ होगा बनस्पत मोटर कार के? सही है कि गलत? द किरण वाज एडवोकेटिंग दैट द इंसेक्ट हैज सफर्ड ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम, दैट्स व्हाई इट वाज किल्ड एंड स्टिक टू द विंडशील्ड। हाउएवर द मोटर कार इज कीप ऑन गोइंग विदाउट एनी ग्रेटर इम्पैक्ट। वो तो मजे से जा रही है। तो क्या उसकी बात सही है या गलत? अगर दो चीजों में आपस में कोलिजन या संघट्ट होता है तो दोनों में सेम चेंज इन मोमेंटम होगा कि अलग अलग? Same. हो गया, क्योंकि उसी के बेसिस पे ये बना, एक जस्ट सेकंड लास्ट लाइन है कि नहीं? सो द किरण's दिस स्टेटमेंट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या सिंपली ये कह दो फॉल्स कह सकते हो। बोथ हैव सफर्ड इक्वल चेंज इन मोमेंटम। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? जितना इसमें चेंज है पहले में v1 माइनस u1, उतना दूसरे में चेंज है कि नहीं? जस्ट एक स्टेप पहले की बात। तो क्या लिखते हैं बताओ? किरण's Statement is false. फॉल्स, किरण फॉल्स नहीं है, किरण's स्टेटमेंट इज फॉल्स। वो तो आप फिर गीता पे चले गए, ना सुतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सवा, और उभयोरपि द्रष्टुं तत्त्वनि हो तत्वदर्शी भी। इसको रिपीट कर रहा है। मतलब असत की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है, और दोनों को तत्वदर्शी के द्वारा सही प्रकार से देखा गया। कितनी बड़ी बात कह दी। बोले किरण ही फाल्स है, जो दिख रहा है वो असत्य है। कितनी बड़ी नहीं? हम लोग देखो इस एज में खाने पीने खेलने में मस्त है, और ये कितनी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये दृष्टा हो गए हैं। सो किरण's स्टेटमेंट इज फॉल्स एज द मॉस्किटो हैज सफर्ड सेम चेंज इन मोमेंटम एज द मोटर कार। As mosquito has suffered equal change in momentum.
ये बात है। अब अगला देखो, सर कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा? ये वाला आएगा, ये नहीं आएगा, ये तो आएगा। ये स्टेटमेंट लिखना चाहिए। हाँ, ये आएगा। अब आगे का देखो, दूसरा कौन है किरण के अलावा? ये किरण का था ना। अब अख्तर ने क्या बोला? अख्तर said since motor car was moving with larger velocity, it exerted a larger force. अब अमन बताओ, अब सही है कि गलत? अख्तर ने कहा मोटर कार ज्यादा स्पीड से चल रही थी और मच्छरदी में चल रहा था, तो मोटर ने ज्यादा स्पीड से उसको टक्कर मारी, तभी वो मर गया। तो क्या दोनों इक्वल फोर्स एक्सर्ट करते हैं कि अलग अलग? यहाँ देखो, एक आएगा यहाँ देखो, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है? इक्वल फोर्स। बड़े छोटे से मतलब नहीं होता कि तुम अगर धरती पे ज्यादा तेजी से टक्कर मारोगे तो धरती भी तुम पे उतना ही टक्कर, ये इक्वल फोर्स होगा। ऐसा संभव नहीं कि एक फोर्स ज्यादा हो एक कम हो। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल, हेंस अख्तर्स स्टेटमेंट इज फॉल्स। बोलो, बात समझ में आई? देखो, दोनों, मच्छर ने जितना फोर्स लगाया उतना ही तो उस पर फोर्स लगेगा कि ज्यादा लग जाएगा? अब तुम मान लो धीरे से अभिषेक के पीठ पे मारोगे तो तुम्हारे हाथ में क्या ज्यादा चोट लगेगी? उसके पीछे कोई वोल्टेज तो लगा नहीं कि बैटरी लगी है कि झटका लग जाए। जितना मारोगे उतनी चोट लगेगी। सो अख्तर्स स्टेटमेंट is false as action and reaction forces are equal in magnitude. As action and reaction forces are equal in magnitude. तो अब जरा तीसरे का स्टेटमेंट पता करो। राहुल भी कुछ बोल रहा है क्या? Rahul, while putting an entirely new explanation, both motor car and insect experience the same force and same change in momentum. So क्या ये ठीक है? Yes. दोनों ने सेम फोर्स का। So the Rahul's statement is as per third law of motion and also as per law of conservation of momentum. So Rahul's statement is correct as it is according to, yeah, it is as per third law of motion and law of conservation of momentum. अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? Now, how much momentum a dumbbell of mass 10 kg transfer? अगर मान लो ये यही तो मुग्दल है जिसे पहलवान उठाते हैं, डम्बबेल। डम्बबेल का क्या मतलब होता है? कुछ लोग इस तरीके से मुग्दल कहते हैं। तो ये मोनोबेल है, ऐसे घुमाएंगे, और ये डम्बबेल है, दो है, ठीक है? तो डम्बल को उठाया गया, डम्बल बोलते हैं लेकिन है डम्बबेल। अगर मान लो अगर सिर्फ यहाँ पे ये कर देते और इसमें एक बेल लटका देते तो ये हियरिंग बेल हो जाती। अब ये बहरी बेल है तो क्या किया जाता? घंटी हो जाती। डम्ब का मतलब ये बहरी बेल। तो इसीलिए तो कहा गया, क्या बच गई है हिलाने डुलाने से। तो डम्ब बेल है कि नहीं? सो अगर ये डम्ब बेल ये नीचे गिरा कितने मीटर से, तो क्या इसने धरती पर कुछ मोमेंटम ट्रांसफर किया होगा? तो उसने उतना ही मोमेंटम ट्रांसफर किया होगा जितना इसमें खुद में चेंज आया हो। अभी हमने पीछे देखा कि नहीं एक फार्मूले से कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ डम्बेल इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फ्लोर। यही है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? और ये कितनी हाइट से गिर रही बताओ? 80 सेंटीमीटर। देखो तो 0.8 मीटर, और नीचे फ्लोर पर आके क्या ये रुक जाती है। तो ये नीचे बस ऐसे ही रुक गई। अब देखें
तो वो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन, इस पर कितने का एक्सीलरेशन लग रहा है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और 80 सेंटीमीटर से गिरी है, तो टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सीलरेशन। अच्छा बताओ, अगर 80 सेंटीमीटर से गिरी और तुमने छोड़ी थी, तो अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। और जस्ट बिफोर कोलिजन कितनी वेलोसिटी है? तो वो v निकाल लें हम, हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन हम निकाल तो सकते हैं ना। हमें एक्सीलरेशन पता है, u पता है, और साथ में ये भी पता है, ठीक है? हाँ? क्या v अभी 0 नहीं है, टकराने से पहले की, टकराने से पहले और टकराने के बाद की देखेंगे, वहां फिर से u भी बनाएंगे। अभी पहले आप गिरने तो दो, फिर हम उसमें v1 और v2 लिख देंगे कि मतलब ये टकराने से जस्ट पहले। अब हमें इससे नहीं मतलब है कि यहाँ से यहाँ कितने हैं, लेकिन अभी तो हमें पता करनी पड़ेगी ना। जैसे मैंने ये नहीं दिखा था कि रिवॉल्वर की गोली जब उसको छूने चली थी तब 150 पे थी। मैं ये तो नहीं बोल रहा था कि मजल वेलोसिटी बताओ रिवॉल्वर से कब निकली, छूने से पहले की 150 थी कि नहीं, उसी से तो हमें मतलब है कि जब निकली थी तब 160 थी, उससे मतलब है क्या? एयर ड्रैग, उससे हमें क्या लेना देना। यहाँ जब छूने चली तो इसकी कितनी स्पीड थी, ऐसा हम किससे निकाल सकते हैं? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ कौन सा है बताइए? दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू, वही लगा दो, सही है। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s। अब देखो v स्क्वायर, हमें v नहीं पता है, और u कितना है? 0, 10 है a, और s कितना है? तो बोलो v स्क्वायर कितना आ गया? मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू 0.8 कितना होता है? 160 की 16, इतना समझ में आ गया? तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है ना, जो कार है, कार हमारी गलत इसलिए बन गई क्योंकि इधर का शीशा नहीं बनाया था। अगर ये बनाया होता तो कार सही ना बन जाती, और फिर आप लोगों को देखने में भी अच्छी लगती, महंगी। अब सही थोड़ी लग रही ना, टायर ही नहीं ठीक, अब सही। अब जरा देखो v कितना हुआ यहाँ से? v स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो 4 मीटर पर सेकंड, इसी का रूट निकाल लो, तो v कितना हो गया? 4 मीटर। सो द स्पीड ऑफ डम्बेल जस्ट बिफोर इम्पैक्ट कितनी है? स्पीड ऑफ डम्बेल जस्ट बिफोर इम्पैक्ट कितना है? बताओ। सर v स्क्वायर है तो फिर मैंने v निकाल दिया। आपके सर्च में कैसे है? हाँ? बोलो जैसा शर्ट में आएगा ना, फिर v स्क्वायर है तो फिर भी नहीं निकालोगे स्क्वायर रूट, ऐसा करना पड़ता है। v स्क्वायर थोड़ी 4 के बाद के लिए 4 मीटर पर सेकंड, तो बिफोर इम्पैक्ट, इम्पैक्ट से पहले, संघट्ट से पहले इसका कितना वेग था? इतना था कि नहीं? एंड आफ्टर इम्पैक्ट इट विल रिड्यूस टू 0। बोलो वेलोसिटी ऑफ डम्बेल आफ्टर इम्पैक्ट कितनी हो जाएगी? 0। सो वेलोसिटी स्पीड ऑफ डम्बेल जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट लिखो, तो 0 मीटर पर सेकंड। अच्छा बताओ, चेंज इन मोमेंटम ऑफ दिस, इसमें कितना मोमेंटम का चेंज आया? तो ये देखो, चेंज इन मोमेंटम ऑफ डम्बेल, डम्बेल इज इक्वल्स टू P फाइनल और माइनस दैट इज M और V फाइनल और M V इनिशियल। अब ये V ही चलेगा, लेकिन अब 2 है ना, V में भी तो 2 हो गए, एक U से V आया, वहां पर भी तो एक टकराएगा, तो V फाइनल कितना हो गया? वो तो 0 हो जाएगा ना। और डम्बेल कितने किलो का है? 10 किलो का। देखो पहलवान लोग उठाते हैं, और 0, और बताओ इनिशियली कितना था टकराने से पहले? तो कितना हो गया बताइए? -40, तो दैट इज kg मीटर पर सेकंड। क्या तुमको ये बात पता है
कि इसका चेंज इन मोमेंटम उसके चेंज इन मोमेंटम के इक्वल था कि बाहर एक नेगेटिव साइन था? था कि नहीं, याद आ रहा? वही नेगेटिव चेंज इन मोमेंटम ऑफ डंबल है। अब चेंज इन मोमेंटम ऑफ फ्लोर, इसी का जस्ट एक नेगेटिव लगा था। फिर से समझो, मान लो मुग्दल ने मारा या तुमने हाथ मारा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मारा, ये तो उलट गया, इस पर नेगेटिव चेंज है, बस टाइम से तो डिवाइड करना है। लेकिन उस पर कितना है, टाइम से डिवाइड करने में फोर्स आ जाएगा, लेकिन फोर्स एक का निगेटिव आना है और दूसरे का क्या आना है, पॉजिटिव। तो जब तुम किसी पे मार रहे हो तो उस पर तो पॉजिटिव फोर्स लगा, तुम्हारे हाथ में उल्टा फोर्स लगा, क्योंकि वो रिवर्स हो गया। तो इसलिए क्या चीज होगा, हमने चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला देखा था कि नेगेटिव साइन था बाहर की नहीं, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ फ्लोर कितना हुआ, एक माइनस साइन लगाओ, सेकंड लास्ट लाइन पढ़ो उसमें की जो लिखा है, नहीं था माइनस नहीं था क्या उसमें, चेंज इन मोमेंटम में, तो वो माइनस लगाना पड़ेगा कि नहीं। एक ऑब्जेक्ट में जो चेंज इन मोमेंटम है वो दूसरे के इक्वल तो है, लेकिन टी कटने के बाद भी तो निगेटिव साइन सर्वाइव कर रहा है ना, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ फ्लोर में अब एक निगेटिव लगा, सही है कि नहीं। सो क्या लिखते हैं बताइए, चेंज इन मोमेंटम ऑफ फ्लो, ऑफ फ्लोर में क्या लिखें, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -40 kg मीटर पर सेकंड। तो कितना हो गया, यही पीछे आंसर, सही है कि नहीं। नेगेटिव तो साइन आएगा क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, नहीं इतना ही रखो। सर कल एक्स्ट्रा क्लास है? नहीं एक्स्ट्रा नहीं, सौरभ की एक्स्ट्रा क्लास। सौरभ के, हाँ सौरभ के मुंह में है। तो अभी कितनी सारी छूटी हैं इसकी, टोटल करनी पड़ेगी, बहुत सारी छूटी, सर हेरोन फॉर्मूला कैसे जाओगे? 20-25 करना पड़ेगा। सर हेरोन फॉर्मूला कैसे जाओगे? एरोन्स फार्मूला मैथ की क्लास में चालू कर देंगे, ये हो जाए कोऑर्डिनेटर उसी और का सर एसएसटी भी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सेकंड चार्ज। अब हो जाएगा। एक दिन का है एरोन्स, अभी भी इस कार में कोई कमी लग रही है, लेकिन पता नहीं क्या हाँ? कहाँ पे ये कार नहीं लगी हाँ कुछ अलग टाइप। धन्यवाद सर। वेलकम, स्वागतम।